नमस्कार, बिग ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक महामंथन करने जा रहे हैं। 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें कोरोना के संकट पर ये महामंथन चलेगा। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहम बैठक करने जा रहे हैं। 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी ये अहम बैठक होगी। बैठक में कोरोना से निपटने को लेकर चर्चा होगी। अनलॉक 1 के बाद प्रधानमंत्री की ये पहली बैठक है। 17 जून की बैठक में 15 राज्यों के सीएम भी शामिल होंगे। तो आज भी बैठक होगी और कल भी बैठक होगी। तो और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से अनूप गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। उनके पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ इस बैठक में होने वाला है। अनूप, ये बहुत ही अहम बैठक मानी जा रही है। अनलॉक 1 के बाद ये पहली बैठक है। क्या कुछ फोकस रहने वाला है इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक कही जा सकती है। शाम 3 बजे से ये बैठक शुरू होगी और पहली मर्तबा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों तक देश के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। आज के दिन 21 राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के मुखिया के साथ उनके टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा होगी। इसके अलावा कल जो है वो 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी बैठक होगी। काफ़ी अहम मानी जा सकती है और 2 भागों में इस बैठक को बांटा गया है। एक भाग आज है जिसमें असम, झारखंड, उत्तराखंड जैसे राज्य हैं जहां पर बहुत ज़्यादा मरीजों की संख्या नहीं है, लेकिन कल ऐसे राज्य हैं जहां पर जैसे महाराष्ट्र हैं, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु जैसे राज्य जहां पर लगातार कोरोना मरीजों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। तो सरकार की रणनीति आगे किस तरीके की होगी इन दोनों स्थितियों में, उसको लेकर के समीक्षा की जाएगी। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उनकी राय प्रधानमंत्री जानेंगे कि किस तरीके से आगे रणनीति अपनाई जाए और किस तरीके से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में समन्वय को और बेहतर बनाई जाए। इसको लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। जैसा आपने भी जिक्र किया कि अनलॉक 1 का दौर है, ऐसे में केंद्र सरकार ये जरूर चाहती है कि धीरे धीरे जीवन जो है वो सामान्य होती जाए, जीवन पटरी में आए। बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं कि धीरे धीरे जीवन सामान्य होती जाए, इसकी कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो आज के जो राज्य शामिल किए गए हैं इस बैठक में, जो 21 राज्य शामिल हैं, इनमें किस तरह के जो है मुद्दे होने वाले हैं कोरोना को लेकर, और क्या कुछ रणनीति इसमें जिस पर डिस्कस किया जा सकता है? देखिए, जो आज जिन राज्यों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत होगी वो ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, एक सीमित कह सकते हैं वहां पे मरीजों की संख्या है। ये वो राज्य हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़ को चाहते हैं कि खोली जाए, जीवन को ज़्यादा सामान्य की जाए। केंद्र सरकार का भी जोर इसी बात पे होगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि 1 जून के बाद अनलॉक 1 चल रहा है, यानी लॉकडाउन के बाद जिस तरह से जीवन को पटरी में लाई जाए, किस तरीके से धीरे धीरे जीवन को सामान्य किया जाए, उस ओर बढ़ा जा रहा है। तो ये वो राज्य हैं जहां पर आगे और जो है वो खोला जा सकता है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ को, जीवन को और सामान्य किया जा सकता है। इसके अलावा केंद्र सरकार इस बात पर भी ध्यान दे रही है कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ खोल देने से, बहुत ज़्यादा छूट दे देने से कहीं कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा ना हो जाए। तो इस बात पे भी ध्यान दी जाएगी और जो गाइडलाइन केंद्र सरकार की तरफ से, जिस तरह से आपने कहा कि इन राज्यों को जो चुना गया है उनमें कोरोना की स्थिति उतनी ज्यादा खराब नहीं, लेकिन दूसरी तरफ अगर कल वाली जो बैठक होने वाली है उनमें वो जो टॉप के 5 जो राज्य जिसमें सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज हैं और जहां की स्थिति बेहद ही ज्यादा गंभीर है, तो कल की जो बैठक होगी उसमें क्या कुछ रणनीति अपनाई जा सकती है? हालांकि दिल्ली, मुंबई की बात की जाए तो बिल्कुल वहां की स्थिति बेहद ही खराब है। देखिए, आपको साफ तौर से बता दूं कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बहुत ज़्यादा कोरोना मरीजों की संख्या नहीं है और वो राज्य रोकथाम करने में बहुत सफल दिख रही है।
उन राज्यों की लगातार मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़ को खोली जाए, क्योंकि आर्थिक तौर पर अगर कमर्शियल एक्टिविटीज़ को खोली जाती है तो राज्य सरकारों को फ़ायदा होना शुरू होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिनों तक लॉकडाउन या सख्ती बरतने से फिर नुकसान जाहिर सी बात होता है। जहाँ तक 5 राज्यों की अगर हम बात करें, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो या गुजरात के कुछ शहर हों या तमिलनाडु के कुछ शहर हों, वहाँ पर अगर कोरोना मरीज की संख्या देखें तो तकरीबन 70 से 80% के करीब कोरोना मरीज की संख्या है। तो उन राज्यों और उन शहरों की वजह से दूसरे जगह पर भी अगर लॉकडाउन का प्रभाव देखा जाता है तो वो ठीक नहीं होगा। और यही वजह है कि केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक को 2 भागों में बांटा है। यानी 2 भागों में सरकार ने बांटा इस बैठक को। एक वो राज्य हैं जिनमें कम है और दूसरे वो राज्य हैं जहां पर स्थिति ज्यादा गंभीर है। तो किस तरह से रणनीति बनाई जाए, इसको लेकर ये मंथन अब जब शुरू होगा तो साफ हो पाएगा कि सरकार क्या क्या कदम उठाने वाली है। फिलहाल अनूप, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और बढ़ते हैं अगली खबर पे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो है अब पेट्रोल डीजल को लेकर बात करते हैं, जहां पर जो है कांग्रेस ने उसको जो दाम बढ़ रहे हैं लगातार, उसको लेकर सोनिया गांधी ने नाराजगी जाहिर की है और प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखा है। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पत्र लिखकर पेट्रोल डीजल की जो कीमत बढ़ रही है उसको वापस लेने की मांग की है। संकट के वक्त तेल की कीमत में इजाफा हुआ है, ये गलत है। सोनिया गांधी ने पत्र में लिखकर ऐसा कहा है। सरकार ने तेल की कीमत में उन्होंने ये भी लिखा है कि 2.6 लाख करोड़ रुपए वसूले हैं। अपने खत में सोनिया गांधी ने ये इस बात का भी जिक्र किया है और साथ में ये भी कहा है कि सरकार को लोगों को राहत देनी चाहिए। लेकिन ऐसे वक्त में सरकार क्या कर रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ में उन्होंने ये कहा कि 2.6 लाख करोड़ की वसूली भी की गई है, जो कि पूरी तरह से गलत है। तो लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और इसको लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस पर कड़ा एतराज जताया है, पीएम मोदी को खत लिखा है और दाम वापस लेने की मांग की है। तो सोनिया गांधी ने एतराज तो जताया ही, साथ में आपको बता दूं कि पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। 10 दिनों से हर दिन ये जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं वो बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से चिंता लोगों की बढ़ गई है। आज भी पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। ये सिलसिला अभी तक जारी है, 10 दिन से लगातार बढ़ ही रहे हैं। और आज पेट्रोल के जो दाम है वो 47 पैसे बढ़े हैं, जबकि डीजल की बात की जाए तो 57 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। 10 दिनों में अगर बात की जाए तो पेट्रोल के जो पूरे दाम है वो 5 रुपए 47 पैसे बढ़ चुके हैं और डीजल की बात की जाए तो डीजल की जो कीमत है वो 5 रुपए 80 पैसे बढ़ चुके हैं। 10 दिनों का ये पूरा लेखा जोखा हम आपको बता रहे हैं कि लगातार 10 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये बढ़ोतरी हुई है। आज भी इसके दाम बढ़े हैं। तो लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और आपको बता दें कि दामों के बाद जो है आर्थिक भार जो लोगों पे वो बढ़ भी रहा है, जिससे वो अब परेशान हो रहे हैं। आप ग्राफिक्स के जरिए भी देख सकते हैं कि किस शहर में क्या रेट हैं। 10वें दिन भी तेल की कीमतें बढ़ी हैं। अजमेर में भी बात की जाए तो यहां पर भी पेट्रोल के दाम जो है 83 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं और डीजल के जो दाम है वो 75 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर हो गया है। बढ़ोतरी की जो कीमत है, लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता दीपक दातिश ने। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। आज 10वां दिन है जब लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने लगे हैं। जो लगातार कीमतें बढ़ रही है, आज 10वां दिन है। किस तरीके का भार आपको पड़ रहा है? बहुत तगड़ा भार पड़ रहा है। क्या करेंगे, धंधे है नहीं, लॉकडाउन लगने से परेशानी हो गई। हमारा बिजनेस है, कोई धंधे नहीं, दुकानें खोलो, दरगाह में दुकान है हमारी, खोला जाए बस सही करे जाए। ये राजनीति कर रहे हैं सब, कोई दिक्कत नहीं, बीमारी ऐसी है नहीं। बिल्कुल, जहां जिस तरीके से क्रूड ऑयल सस्ता होता जा रहा है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। कच्चा तेल सस्ता है लेकिन पेट्रोल लगातार बढ़ रहा है। सर तो मध्यम वर्ग परिवार को अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा सर, क्योंकि इतनी महंगे वाले, पहले तो लॉकडाउन, पहले जीएसटी लगा हुआ था, तो सर अफोर्ड ही नहीं कर पाते इतना पैसा। तो सर जितना कमाते उतना तो चल जाता है सर, तो हमारे पास कुछ बचता ही नहीं।
हमने कोई नहीं यूज़ करते, ना आधा का यूज़ करते, ना आपसे राशन लेते हैं कोई भी। तो पेट्रोल के दाम तो कम कर दो। बिल्कुल, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, एक तरफ लॉकडाउन था, उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग परेशानी उठा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं महंगाई पर भी असर पड़ेगा। देखिए, लॉकडाउन में जो भी यानी कि बाहर पड़ा है सब मिडिल क्लास पर पड़ा है, और इसके देखते हुए यानी ये मानने के जैसे जनता के ऊपर सबसे पहले प्रेशर रखा गया कि अगर लॉकडाउन में जितने भी व्यवसाय बंद हैं, जो भी बेरोजगार हैं, तो पेट्रोल या डीजल वगैरह कैसे भी बढ़ा के रहने के दाम यानी कि जनता के ऊपर से कसर निकाली जा रही है। कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है, कहीं ना कहीं अब लोगों को परेशानियों का सामना उन कीमतों से करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन अशोक बंजारा के साथ दीपक दादी, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो जिस तरह से कोरोना संकट पूरे देश में फैला हुआ है और एक महामारी एक चिंता का विषय बन चुका है, तो राजस्थान की भी स्थिति कुछ इससे कम नहीं है। यहाँ भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इस पर किस तरह से नियंत्रण हो, इसको लेकर सीएम अशोक गहलोत लगातार एक्टिव हैं और आज भी थोड़ी देर में अहम बैठक करने जा रहे हैं। समीक्षा बैठक होगी। कुछ देर में कलेक्टर्स एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम अशोक गहलोत। प्रदेश के सभी मंत्री इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। जिलों में कोरोना के हालात क्या कुछ हैं, उसको लेकर समीक्षा करेंगे। साथ ही क्वारंटीन सुविधाओं और रात में कर्फ्यू पर भी चर्चा होगी। इसको लेकर और साथ ही एक बात और आपको बता दूं कि इस समीक्षा बैठक में टिड्डी प्रकोप और नियंत्रण पर भी मंथन होगा। तो सीएम अशोक गहलोत लगातार सक्रिय हैं कोरोना की रोकथाम को लेकर और इसको लेकर थोड़ी देर में अहम बैठक उनकी शुरू होने जा रही है। समीक्षा बैठक होगी जिसमें कलेक्टर्स और एसपी शामिल होंगे। साथ में प्रदेश के सभी मंत्री भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। चलिए बढ़ते हैं, अब अगली खबर पर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा सांसद के चुनाव की। जी हां, राज्यसभा सांसद के चुनाव का एक तरह से कह लीजिए कि बच चुका है और बाड़ेबंदी भी शुरू हो गई है। एक तरफ कांग्रेस जहां अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी अपने विधायकों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। जी हां, राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक और बीजेपी कार्यालय में इस दल की बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया भाजपा कार्यालय पहुंचे हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया भी भाजपा कार्यालय पहुंचे हैं। प्रत्याशी राजेंद्र गहलोत, ओंकार सिंह लाखावत जो है वो भी इस कार्यालय में पहुंचे हुए हैं। बीजेपी कार्यालय में विधायकों का पहुंचना लगातार जारी है। तो यहां पर अहम बैठक होने जा रही है राज्यसभा चुनाव को लेकर। बीजेपी भी पूरी तरह से सक्रिय है और बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक होने जा रही है कार्यालय में। आपको बता दें कि यह बैठक होगी बीजेपी के। दिन के पश्चात राज्यसभा का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के अंदर 26 लोग ऐसे हैं जो पहली बार विधायक निर्वाचित हुए हैं। अधिकांश लोग 26 लोगों में से उनको एक बार प्रशिक्षण करने का मौका अब तक मिला नहीं। उन्हें प्रशिक्षण करने के लिए आज 11 बजे भारतीय जनता पार्टी विधायक दल और समर्थित आरएलपी के विधायक दलों की संयुक्त बैठक है। बैठक के पश्चात हम आगामी अपनी रणनीति को करेंगे और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी विधायक दल अपनी सुचिता के साथ और वास्तविक प्रशिक्षण के लिए अपना समय व्यतीत करेगा, आमोद प्रमोद के लिए नहीं। जिस प्रकार का खेल 7 सितारा होटल के अंदर कांग्रेस विधायक दल का हो रहा है। हमारी रणनीति तो साफ है, खुली है और हमने कोई 15 दिन पहले चिंता नहीं करी। आपके संज्ञान में है कि बहुत पहले से तय थी कि हमारी 16 तारीख को विधायक दल की बैठक 11 बजे पार्टी कार्यालय होगी और उसके बाद उचित लगेगा तो हम 2 दिन के लिए साथ रहेंगे और उस साथ रहने में भी हम जिया बेकरार है ये गाना तो कम से कम नहीं सुनेंगे और पार्टी के कुछ विधायी कामों की चिंता करेंगे, आत्मनिर्भर भारत अभियान पर चिंता करेंगे और अधिकांश विधायक नए हैं जिनको मतदान की प्रक्रिया को समझना जरूरी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं कोरोना अपडेट की कर लेते हैं। जहां बड़ोदरा में क्या कुछ स्थिति है कोरोना के मरीजों की वो भी जान लेते हैं। फिलहाल कोरोना की जो रफ्तार वो थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। 13,000 के पार पहुंच चुके हैं मरीजों की संख्या और आपको बता दें कि 302 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है।
115 नए मामले सामने आए हैं और स्थिति लगातार इसकी बढ़ती ही जा रही है। इलाज के बाद अब तक जो सबसे राहत की खबर है वो ये है कि 9,567 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। ये प्रदेश की सबसे अच्छी और खबर ये है कि यहाँ की जो रिकवरी रेट है वो देश में सबसे अच्छी है। 75% से ज्यादा रिकवरी रेट है और प्रदेश में अब इस वक्त 3,000 एक्टिव केस हैं। इसका मतलब 3,000 जो मरीज हैं वो अब तक हैं और उनका जो है इलाज चल रहा है। तो लगातार हम क्या कुछ स्थिति है प्रदेश में कोरोना को लेकर वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो लगातार मामले सामने आ रहे हैं। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं जिलेवार क्या कुछ आंकड़े हैं वो मैप के जरिए आप देख सकते हैं। अभी टोटल आप देख सकते हैं प्रदेश में क्या कुछ स्थिति है वो, और अब जिलेवार आप देख सकते हैं कि जयपुर में सबसे ज्यादा 2,594 केसेस हैं और जोधपुर में 2,262 हैं, भरतपुर में 1,068 केस अब तक सामने आ चुके हैं, पाली में 809, उदयपुर में 604, कोटा की बात की जाए तो 548, नागौर में 554, अजमेर में 429 केस आए हैं अब तक, सीकर में 395 केस अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं डूंगरपुर की बात की जाए तो 388 मरीज अब तक यहां पर पाए गए हैं। तो क्या कुछ स्थिति है प्रदेश में कोरोना के मरीजों की आप देख सकते हैं इस ग्राफिक्स के जरिए। टोटल 13,096 केस अब तक सामने आ चुके हैं, 302 लोगों की मौत हो चुकी है और लगातार आपको बता रहे हैं कि मामले बढ़ते जा रहे हैं। 115 नए केस सामने आए हैं और 302 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। लेकिन अच्छी जो बात यहां पर है वो रिकवरी रेट को लेकर है कि यहां पर रिकवरी रेट सबसे ज्यादा है, पूरे देश में सबसे ज्यादा तो क्या कुछ स्थिति प्रदेश की है अलग अलग शहरों से हम जानते हैं। कोटा से शाकिर अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जोधपुर से जो है उदयपुर से कपिल श्रीमाली जुड़े हुए हैं, जबकि जयपुर से सचिन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम चलते हैं उनके पास और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ वहां पर स्थिति। सबसे पहले जयपुर चलते हैं सचिन शर्मा के पास। सचिन, रफ्तार थम नहीं रही लेकिन अच्छी बात तो यह है कि रिकवरी रेट बहुत यहाँ की अच्छी है पूरे देश में। अभी क्या कुछ स्थिति वहां पर है? देखिए माजिद, अगर हम बात करें अपडेट की तो पूरे राजस्थान में आपने जैसा देखा कि 13,000 के पार हो चुके हैं इस समय पॉजिटिव मरीज और ये आंकड़ा 13,096 का हो चुका है। और इसके अलावा अगर मौतों की बात करें तो यहाँ पर 300 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। पिछले 12 घंटे में एक मौत जोधपुर में दर्ज हुई है और 302 मौतें अब तक हो चुकी हैं। यदि बात करें सैम्पलिंग की तो 6 लाख से ज़्यादा की सैम्पलिंग जो है अब तक राजस्थान में हो चुकी है, जो कि काफ़ी एक अच्छा फिगर है। और इसके अलावा यदि बात करें पूरे स्टेट की तो स्टेट में अगर हम देखें तो मृत्यु दर में जो है वो काफ़ी वृद्धि दर्ज की गई है पिछले एक हफ्ते में, क्योंकि अगर 8 जून का अगर हम फिगर देखें तो 240 मौतें थीं 8 जून तक, लेकिन पिछले एक हफ्ते में यानी 15 जून की रात तक बात करें, यूँ कहें कि अभी 16 जून को जो एक मौत और दर्ज हुई है तो उसमें 302 यानी 240 से 302 होना 7 दिन में ये एक बहुत अच्छी वृद्धि है। बहुत काफ़ी मौतें दर्ज हुई हैं, क्योंकि एक ही दिन में 10-10 मौतें होना और एक बार तो 13 मौत भी दर्ज की हुई, तो ये बता रहा है कि जो मृत्यु दर है उसमें वृद्धि हुई है और ये वृद्धि जो है वो करीब 21% से ज़्यादा की है। इसके अलावा अगर हम बात करें रिकवरी रेट की तो रिकवरी रेट में भी जो है वो थोड़ी बहुत गिरावट दर्ज हुई है, क्योंकि करीब 76% के आसपास हम पहुंचते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन जिस तरह से जो संख्या बढ़ी। हमारे साथ कपिल श्रीमाली भी उदयपुर से जुड़ चुके हैं, वहां जाकर उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ स्थिति वहां पर। कपिल, मेरे साथ आप जुड़ चुके हैं तो अपडेट मुझे बताइए वहां पर क्या कुछ स्थिति है और अनलॉक 1 के बाद क्या मामले वहां पर बढ़े हैं। आपको पता है कि थोड़ी देर में समीक्षा बैठक भी होने वाली है सीएम की।
जी बिल्कुल, देखिए अगर उदयपुर के अपडेट की बात करें तो जो रफ्तार 15 दिन पहले उदयपुर में देखने को मिल रही थी उससे काफ़ी धीमी रफ्तार से अब मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि रोजाना इक्के दुक्के मामले सामने आ रहे हैं जिससे संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। उदयपुर में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 604 हो चुकी है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि 565 अब तक रिकवर हो चुके हैं और 558 उसमें से डिस्चार्ज हो चुके हैं। उदयपुर में सिर्फ 35 एक्टिव केस बचे हैं और 93% से ज़्यादा रिकवरी रेट भी बनी हुई है। मुख्य रूप से अगर उदयपुर के कर्फ्यूग्रस्त इलाकों की बात करें तो जो एपी सेंटर था वहाँ के लोगों में इस बात का विरोध था कि कर्फ्यू को 26 जून तक बढ़ाया गया है और इस पर प्रशासन ने पुनर्विचार का आश्वासन भी दिया था। लेकिन कल वहाँ से 2 और पॉजिटिव मामले सामने आए। उसके बाद में प्रशासन ने ये स्पष्ट कर दिया है कि भावनाओं में आकर किसी तरह का निर्णय नहीं लिया जाएगा। जी कपिल, हमारे साथ कोटा से शाकिर अली भी जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। शाकिर, थोड़ी देर में समीक्षा बैठक होनी है कोरोना की रोकथाम को लेकर, सीएम की और तमाम उसमें मंत्री भी शामिल होंगे। कोटा के क्या हालात हैं और अनलॉक 1 के बाद क्या कुछ उसके साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं? ये देखिए माजिद, कोटा से राहत की खबर ये है कि लंबे वक्त से कोटा रेड जोन में शामिल था और अब ग्रीन ऑरेंज जोन की ओर कोटा बढ़ रहा है, लगभग ऑरेंज जोन में दाखिल हो चुका है। क्योंकि आज अगर हम बात करें तो आज एक भी पॉजिटिव रोगी सामने नहीं आया है। आज एक शख्स की जरूर मौत हुई है, तो ऐसे में अब कोरोना से मौत की बात करें तो 19 मौतें अब तक कोटा में हो चुकी है और कुल आंकड़ा 548 है। उसमें से 477 लोग जो है अस्पताल से ठीक होकर के घर जा चुके हैं, यानी रिकवरी रेट लगभग 89% के करीब है। ऐसे में कोटा में लगातार, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार पॉजिटिव रोगियों की नए पॉजिटिव रोगी जो है वो सामने बहुत कम आ रहे हैं, तो ऐसे में अब ऑरेंज जोन की ओर कोटा बढ़ रहा है और ऑरेंज जोन में कोटा प्रवेश करने जा रहा है। सिर्फ 34 केस एक्टिव बचे हैं कोटा में, जो कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जिनका इलाज जारी है, और 477 ऐसे लोग हैं जिनको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अनलॉक 01 जब से शुरू हुआ है तभी से कोटा में जो है पॉजिटिव रोगियों की संख्या लगातार कम होती चली जा रही है। नए पॉजिटिव रोगी सामने कम आ रहे हैं, जबकि जो रिकवरी रेट है वो लगातार उसमें इजाफा होता चला जा रहा है, तो ठीक होने वाले रोगियों की तादाद भी ज्यादा है। तो धीरे धीरे कोटा में अगर हम कहें तो कोरोना का कहर जो है वो थम सा गया है। कोशिश ये की जा रही है। आप नजर बना रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। हमारे साथ कपिल श्रीमाली और सचिन शर्मा भी जुड़े रहे। आप सभी का अपडेट लेने के लिए शुक्रिया बहुत। तो और फिलहाल रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए।